नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। सोना फिर एक बार ऑल टाइम हाई, 10 ग्राम की कीमत 73,514। गुजरात में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों का नामांकन, राजकोट में विरोध के बावजूद रूपाला कायम। और वडोदरा को मिले नए पुलिस कमिश्नर, नरसिम्हा कोमर ने संभाला चार्ज। देश भर में चुनावी माहौल के चलते मार्केट काफी ऊंचा चल रहा है। इसी बीच सोना और चांदी भी लगातार आसमान छू रहे हैं। सोने ने आज यानी 16 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ की वेबसाइट के मुताबिक आज मंगलवार को 10 ग्राम सोना 701 रुपए महंगा होकर 73,514 रुपए हो गया है। 1 अप्रैल को इजराइल इनाम तनाव शुरू हुआ था। तब से 16 दिन में सोने के दाम 4,550 रुपए बढ़ गए। चांदी में भी आज तेजी देखने को मिली है। 1 किलो चांदी का भाव 180 रुपए बढ़कर 83,632 रुपए हो गया है। इससे पहले 12 अप्रैल को चांदी ने 83,819 रुपए का हाई बनाया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इनके दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। गुजरात के भावनगर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति में उमेश मकवाना ने फॉर्म भरा। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने भी नामांकन दर्ज करवाया है। गुजरात के भावनगर में आज चुनावी माहौल सर चढ़कर बोला। एक और यहां इंडिया गठबंधन की ओर से दावेदारी कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता उमेश मकवाना के समर्थन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद नामांकन दर्ज करवाने आए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में भाजपा प्रत्याशी नीमूबेन बामनिया ने भी अपना नामांकन दर्ज करवाया। भावनगर की बोटाद लोकसभा बैठक से दावेदारी कर रहे उमेश मकवाना ने पहले अपने माता से आशीर्वाद लिए। उनकी बेटी ने उनका मुंह मीठा करवाकर जीत की कामना की। यहां उन्होंने रैली निकालकर आम आदमी पार्टी के हक में प्रचार करने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस मौके पर केंद्र सरकार पर कड़े प्रहार करते हुए लोगों से आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की अपील की। भावनगर में जो प्रचार करने आया था मैं, जो प्यार लोगों का मिला वो गजब था। वो पंजाब में तो ऐसा देखा जा सकता है। लोग अपने घरों से, अपनी दुकानों से, मकानों से बाहर आके। आज मैं रात को भरूच चला जाऊंगा। कल भरूच में क्षेत्रभाई बसावा बहुत बड़े नेता हैं हमारे, उन्होंने नॉमिनेशन करना है तो पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। पूरे देश में जाऊंगा। 2 दिन पहले असम में था, कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, पंजाब में जाऊंगा, दिल्ली में प्रचार करूंगा। और ये गलतफहमी में हैं भाजपा वाले, जो भाजपा पक्ष है, तो वो गलतफहमी है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में अंदर डाल के वो आम आदमी पार्टी के प्रचार को रोक सकते हैं। दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। गुजरात में अभी क्षत्रिय आंदोलन चल रहा है, इससे गुजरात में और दूसरे मध्य प्रदेश क्या फायदा होगा? देखो, ये फायदे नुकसान की बात नहीं है। हम राजनीति जातिवाद की करते ही नहीं है, हम नफरत की राजनीति करते ही नहीं है, लेकिन ये करते हैं। अब जो नफरत की राजनीति करेगा कभी ना कभी तो किसी बात पे फंस जाएगा वो। हम तो चाहते हैं 140 करोड़ लोगों का उत्थान हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। 140 करोड़ लोगों को हम अपना मानते हैं। ये भारत किसी के देश के किसी के बाप के जागीर नहीं है, तो हम सबका भारत है। ये एक गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल है, हर रंग का फूल है, हर फूल की अपनी सुगंध, अपना रंग है। समाज का पूरा गुजरात में विरोध हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखो, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये तो आपको बताओगे ना। अगर कोई बंदा ऐसी फितरत रखेगा कि मैं इसको ऊंचा उठा दूंगा, इसको मैं नीचे कर दूंगा, आम आदमी पार्टी ये राजनीति बिल्कुल भी नहीं करती। हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते। दिल्ली में क्या प्लस माइनस? सब कुछ जीत रहे हैं, दिल्ली भी जीत रहे हैं, पंजाब भी जीत रहे हैं। આજે
માનનીય પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માન સાહેબ આજે ભાવનગર ખાતે પધાર્યા અને આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસના ઇન્ડિયા ગઠબંધનના સૌ પદાધિકારી સાથે આજે રોડ શો કરી અને આજે અમે ભાવનગર કલેક્ટર ઓફિસ ખાતે ફોર્મ ભર્યું છે, જેમાં તમે જોયું છે કે ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં લોકો જન સમુદાય આમ આદમી પાર્ટી અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનને સમર્થન આપી રહી છે અને આ જન સમર્થન જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે ભાઈ આમ આદમી પાર્ટી અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનને 15 ભાવનગર લોકસભા ખૂબ મોટી જીત થવા જઈ રહી છે। જે ભાવનગરની જે ભૂમિ છે એ કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજની આ તપોભૂમિ છે કે જેને તમે જોયું છે કે ભારત દેશ 47માં આઝાદ થયો અને પ્રથમ રજવાડું એમને સોંપી દીધેલું અને લોકશાહી બચાવવા માટેનું કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજે કામ કરેલું અને તમે જોયું છે કે ભગવત માન સાહેબ અને મેં કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજના સ્ટેચ્યુ ઉપર ફૂલહાર કરી અને પછી અમે આ ફોર્મ ભરવા આવ્યા છીએ। એટલે આ ભાજપના જે નેતાઓ જે છે વાણીવિલાસ કરી રહ્યા છે એને ખરેખર ભારતનો ઇતિહાસની ખબર નથી કે કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજે અને અન્ય ક્ષત્રિય સમાજના રાજાઓએ એને શું બલિદાન આપ્યું છે, એટલે એવો ખોટી વાણીવિલાસ કરી રહ્યા છે। જો એને ઇતિહાસની ખબર હોત તો એ કદાચ આવી વાણીવિલાસ ન કરે। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन से पहले एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, गढ़ड़ा के विधायक शंभुनाथ टुंडिया, भावनगर के विधायक और प्रत्याशी नीमूबेन बामनिया उपस्थित रहे। भाजपा प्रत्याशी ने भी 12:39 के विजय मुहूर्त में अपना नामांकन दर्ज करवाया। दोनों उम्मीदवार एक ही समय पर अपना नामांकन दर्ज करवाने पहुंचे। ऐसे में यहां काफी हो हल्ला भी देखा गया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आमने सामने नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी का पूरे गुजरात में विरोध हो रहा है। ऐसे में भाजपा के किसी भी नेता ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। भावनगर में सभा के दौरान क्षत्रिय समाज द्वारा काले झंडे लहराकर पुरुषोत्तम रूपाला और भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी किया गया। गुजरात की राजकोट लोकसभा बैठक पर लगातार विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। गुजरात के राजकोट में भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने फॉर्म भरने से पहले जनसभा को संबोधित किया। उनकी सभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उमड़ पड़े। पुरुषोत्तम रूपाला के साथ पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल वजुभाई वाला, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष भरत बोधरा समेत के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। राजकोट लोकसभा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने विजय मुहूर्त से पहले ही 11:15 से 11:30 के लाभ मुहूर्त में अपना फॉर्म भर दिया है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पुरुषोत्तम रूपाला ने अपना नामांकन दर्ज कराया। इस मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। गुजरात में 26 से 26 प्रत्याशी अलग अलग तारीख पर अपना नामांकन पर्चा डालेंगे। वैसे आज 16 तारीख को राजकोट भारतीय जनता पार्टी राजकोट लोकसभा संसदीय मत क्षेत्र में से हमारे प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला जी आज पर्चा डालेंगे। उस मुताबिक आज एक बढ़िया रैली निकली। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक के साथ पुरुषोत्तम रूपाला जी ने आज नामांकन पत्र उन्होंने डाल दिया है और चुनाव का आज से शुभारंभ हो गया है। देखिए, इस बार चुनाव में भारत की जनता ने तय कर लिया है। कोई व्यक्ति के लिए कोई चुनाव ये महत्वपूर्ण नहीं है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, ये जनता ने तय कर लिया है। કાર્યકર્તાઓએ અને નાગરિકોએ આશીર્વાદ વરસાવ્યા છે। અમારા વરિષ્ઠ આગેવાનો, સંસદ સભ્યશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, કોર્પોરેટરશ્રીઓ, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના અમારા ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને અમારા સમર્થનમાં આ લોકો આજે જોડાણા હતા। નામાંકન પત્ર ભરવાની પ્રક્રિયા પૂરી કરેલ છે। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच गुजरात के वडोदरा में नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नरसिम्हा कोमर ने अपना चार्ज संभाल लिया है।
वडोदरा शहर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने अपना चार्ज छोड़ दिया है और नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर ने अपना चार्ज संभाल लिया है। पुलिस बेड़े द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। नए पुलिस कमिश्नर सभी क्षेत्र का अनुभव लेकर वडोदरा आए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, नागपुर और बेंगलुरु में सीबीआई में 7 साल ड्यूटी अदा की है। साथ ही सूरत, भावनगर में रेंज आईजी, गोधरा, वलसाड़, आनंद में एसपी और इकोनॉमिक जोन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पद संभाला है। ऐसे में वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर के रूप में उनसे काफी उम्मीद लगाई जा रही है। उनके चार्ज संभालने के 24 घंटे में ही रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। पिछले साल वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव का मामला सामने आया था। ऐसे में संवेदनशील इलाके में किस तरह से पुलिस बंदोबस्त करना होगा, यह चुनौती पहले दिन ही नरसिम्हा कोमर के जिम्मे आई है। रामनवमी के उपलक्ष्य में वडोदरा में छोटी बड़ी 36 शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। ऐसे में पुलिस स्टेशन वाइज बंदोबस्त करने की रूपरेखा तैयार की गई है। गृह विभाग गुजरात सरकार द्वारा पुलिस कमिश्नर वडोदरा सिटी તરીકે મારું નિયુક્તિ થયું છે અને આજે આપણે પદભાર સંભાળેલા છે। વડોદરા શહેર મધ્ય ગુજરાતમાં એક અતિ મહત્ત્વનું શહેર છે અને એક એમર્જિંગ મેટ્રોપોલિટન સિટી તરીકે એમનું ખાસ ઓળખ છે અને વડોદરા સિટી એક સંસ્કારી નગર તરીકે એક રિચ હેરિટેજ ધરાવતા શહેર હોવાના કારણે રાજ્યના એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સિસ્ટમમાં ગુજરાત માટે વડોદરા સિટી એક મહત્ત્વનું શહેર છે। તો પોલીસિંગ પર્સપેક્ટિવથી પણ એક ચેલેન્જિંગ સિટી છે, કેમ કે વડોદરા મુંબઈ દિલ્હી ઇકોનોમિક કોરિડોર ઉપર આવે છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ, બિઝનેસ, કોમર્સ એન્ડ ટ્રેડ સાથે સાથે સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીઓ પણ અહીંયા થ્રાઇવ કરે છે। એટલે ઇન ટર્મ્સ ઓફ જે ટ્રેડિશનલ ક્રાઇમ, રિસન્ટ ટાઈમમાં ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇમ, સાયબર ક્રાઇમ વગેરે દૃષ્ટિથી પણ આપણે મહત્ત્વનું છે। આ પોલીસિંગ ચેલેન્જીસ સામે કરવા માટે વડોદરા શહેર પોલીસ એકમ એક સક્ષમ એકમ છે અને આ એકમનું લીડરશિપ संभालवानी मैंने एक तक मळ्યું છે। लोकसभा चुनाव के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में आज पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध से पूरा देश डरा हुआ है, क्योंकि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों और गुंडों को पट्टे पर दे दिया है। मोदी ने कहा कि टीएमसी को लगता है कि दलित, आदिवासी और गरीबों को अपनी मर्जी के मुताबिक घूमने की आजादी नहीं है, लेकिन यह चुनाव उन्हें बताएगा कि बाबा साहेब आंबेडकर के लोकतंत्र में दलित, वंचित लोग और आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं है। टीएमसी जिसने आदिवासी महिलाओं को घुटने पे ला दिया है, जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी। नमस्कार। केमन आছেন বালুরঘাটবাসী? আপনাদের সকলকে আমার विनम्र प्रणाम। आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून 4 जून 4 जून। आबार एक बार बंगाल के गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं का कल्याण होगा। इसलिए जब से मोदी का एक गारंटी कार्ड आया है, टीएमसी के लोग डबल बौखलाए हुए हैं। इन्हें लगता है
कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुंचने से रोक रहे थे, गरीबों को पीएम आवास नहीं मिलने दे रहे थे, हर घर नल के जल, हर घर जल का जो मिशन है उसको गांव तक नहीं जाने दे रहे थे, केंद्र मनरेगा का पैसा भेजती थी, ये रोक कर बैठ जाते थे। अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजनाएं पहुंचाने की गारंटी दी है। अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाभ मिल जाएगा, गरीब आगे बढ़ जाएगा, तो टीएमसी की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग झूठ और अफवाह फैलाने पर उतर आए हैं, लेकिन मेरे बंगाल के लोगों को पता है मोदी गारंटी होलो गारंटी पूर्ण होवार गारंटी। साथियों, हमारे बंगाल ने, बालूरघाट ने देश को कितना कुछ दिया है। यहाँ के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है। बांग्लादेश युद्ध में युवा चुरका मुर्मू के बलिदानों को कौन भूल सकता है। आज बीजेपी यहाँ आदिवासियों, दलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। हमारी सरकार ने बंगाल में आदिवासी बच्चों के लिए 8 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले हैं। और ये बीजेपी है जिसने द्रौपदी मुर्मू जी को देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। दलितों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थों का विकास कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, दूसरी ओर टीएमसी जैसी पार्टी है जो दलित, आदिवासी, महिलाओं को अपना बंधक बनाकर रखना चाहते हैं। इसी बालूरघाट में 3 आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, तो टीएमसी के गुंडे वहां आ धमके थे। टीएमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैठाकर माफी मांगने को मजबूर किया। टीएमसी को लगता है कि दलित, आदिवासी, गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है। लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के लोकतंत्र में दलित, वंचित, आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे। आदिवासी महिलाओं को घुटनों पर बैठाने वाली टीएमसी, ये पूरी की पूरी टीएमसी जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी। केरल के वायनाड से दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वायनाड और कोझिकोड में चुनाव प्रचार किया।
लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में रैलियों का दौर जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और यहां से उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने और संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के केवल 5-6 लोगों पर ध्यान दे रहे हैं। ये सभी देश के अमीर कारोबारी हैं। पीएम मोदी का लक्ष्य असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। इसीलिए कभी-कभी आप उन्हें समुद्र के नीचे पूजा करते देखेंगे तो वे कहने लगते हैं कि वह भारत में ओलंपिक लाएंगे। दूसरी बार वह कहेंगे कि हम एक आदमी को चांद पर भेज रहे हैं। वह कभी भी महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह देश के सबसे अमीर लोगों की रक्षा करते हैं और उनके कर्ज को माफ कर देते हैं। उन्होंने सोमवार को पीएम मोदी के एएनआई को दिए गए इंटरव्यू को भी टारगेट किया है। उन्होंने वायनाड में कहा कि मुझे नहीं पता कि आपने उनका इंटरव्यू देखा या नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने उनका चेहरा, उनकी आंखें देखी या नहीं। वह देश के सबसे बड़े घोटाले यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। इसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को देश के व्यापारियों से हजारों करोड़ों रुपए मिले थे। This is the most valuable thing that the people of India have. All the wealth of India is less valuable than the Constitution because the Constitution gives our people dignity and rights. Whenever I come to Wayanad, I'm always received with love and affection. I was telling my mother that I've got now another home because the people of Wayanad treat me like their family. The whole of Wayanad, Nilampur, not only Nilampur, every house in Nilampur, even some of the LDF people treat me very nicely. They tell me, we disagree, I disagree with them on their ideology. So we can argue about that. But I will always treat them with respect and affection. And they're just like the people of UDF's difficulties are also my responsibility. But I can still discuss with them on their ideology, which I think is seriously problematic. Many things that we have promised in our manifesto. There's many things that we have promised in our manifesto. I'm just one thing which I think is the most powerful. As you know, in today's India, both men and women have jobs. When a man gets a job, he works 8 hours, 10 hours, 12 hours, he gets paid for that. And when a woman does that, 8 hours, 10 hours, 12 hours job, she also gets paid for it. So that is fair. But what people do not say is that every woman in India does 2 jobs. One job she does when she goes out and she works in an office, and the other job she does at home, at least 8 to 10 hours a day. Every man knows this, every woman knows this, but it is taken for granted. So we want to be the first government in history to compensate our women for the work they do at home in bringing up our children. So we have 3 ideas to transform Indian women. The first, what we are going to do is we are going to make a list of every single poor family in India. And then the government of India, next government of India is going to choose one woman in each family. Now obviously these will be women who are from poor households across the country. And the government of India is going to put directly in their bank account 1 lakh rupees every year, 8,500 rupees every month. We are also going to make sure that in all government jobs, in the public sector units, in the government companies, that our women get 50% reservations. And we are going to also give reservations in the parliament and Vidhan Sabhas immediately. These leaders around me right now, they are disturbing me. They are telling me, hurry up, time is short, time is short. I'm with my family, time is not short, unlimited time is there. And the final thing is that we have millions of women who work as Ashas and Anganwadis, and we are going to double their wages. So that was just one of the things that we are thinking. I would recommend that you read our manifesto. We have a strategy for employment, we have a strategy for farmers, we have a strategy for laborers, for women, for young men.
And the BJP has also promised a few things. I looked at their manifesto. They have two main ideas. One is to bring the Olympic Games to India, and the second is to send someone to the moon. Of course, they will use a rocket that ISRO made, which was founded, which was supported, developed by the Congress Party. गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में युवा और शिक्षित प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी ने विजय मुहूर्त में अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर हेमांग जोशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से वडोदरा से चुनाव लड़ रहे हैं। 7 मई को वडोदरा में वोटिंग प्रस्तावित है, जिसके तहत आज नामांकन दर्ज कराया गया। वडोदरा के गोत्री के इस्कॉन मंदिर में डॉक्टर हेमांग जोशी ने भाजपा नेताओं के साथ दर्शन किए और वहां से पैदल वडोदरा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अभिजीत मुहूर्त में लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। भाजपा की वडोदरा शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, सांसद रंजनबेन भट्ट, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, शहरवाड़ी विधायक मनीषा वकील, सयाजीगंज विधायक केयू रोकड़िया, मांजलपुर विधायक योगेश पटेल, पूर्व विधायक जीतू सुखड़िया, इस्कॉन मंदिर के महंत नित्यानंद स्वामी समेत के कई लोगों की उपस्थिति में डॉक्टर हेमांग जोशी ने जीत की ताल ठोकते हुए अपना नामांकन दर्ज कराया है। वहीं डॉक्टर हेमांग जोशी के डमी उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता मेहुल लाखानी ने अपना नामांकन पत्र भरा है। आज वडोदरा लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विधिवत मैंने आज मेरा नामांकन कलेक्टर श्री को 12:39 में सुपुर्द किया है। बहुत ही अच्छा माहौल, एक इस्कॉन मंदिर से लेकर यहाँ तक इतनी धूप में भी सभी कार्यकर्ताओं शुभेच्छकों के साथ मिलकर हमने चलते हुए आए और पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के समक्ष आकर हमने हमारा नामांकन पत्र दिया। और मैं आपके माध्यम से फिर से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और वडोदरा की जनता का आभार मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी कार्यकर्ता है उसे जो भी जिम्मेवारी दी जाती है उसे अपने प्रामाणिकता से उस जिम्मेवारी को उस जिम्मेवारी का वहन करना होता है। तो मुझे भी एक कार्यकर्ता के नाते बड़ी खुशी हो रही है कि जब मुझे वो बूथ में भेजा जाता है कि ये 25 घर में मुझे पत्रिका देनी है, ये 50 लोगों का संपर्क करना है, और उस वक्त मुझे जितना आनंद होता है उतना ही आनंद मुझे आज ये डमी उम्मीदवार में फॉर्म भरते हुए हुआ है, क्योंकि पार्टी डिसाइड करती है कि कार्यकर्ता का रोल क्या है, कार्यकर्ता क्या काम करेगा, और जो पार्टी हमें मतलब जिम्मेवारी का वहन करने का कहती है वो जिम्मेवारी हम आनंद मंगल मौज से करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं नहीं, सभी कार्यकर्ता ये करते रहते हैं। पूरा बड़ौदा रोड पे उतर आया था, पूरे बड़ौदा का जन समर्थन, बड़ौदा के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि बड़ौदा का हर एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो अपने आप ही। और मुझे तो ये लग रहा है कि कल का रैली नहीं रेला देखा था, आज का जो कार्यकर्ता का समर्थन देखा, उसी प्रकार 7 तारीख को जब चुनाव का दिन रहेगा तब उतना प्यार बरसाएगी बड़ौदा की जनता कि सामने वालों की डिपॉजिट डुल हो जाएगी। और ये परिणाम आप जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन आप भी देंगे और देखेंगे और पूरा भारतवर्ष देखेगा कि कुछ नया ही आयाम ये बड़ौदा की जनता सर करने वाली है। भारत की 125 करोड़ जनता कह रही है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। गुजरात की पाटन में भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह डाभी ने प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी दर्ज कराई है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पाटन लोकसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भरत सिंह डाभी ने जनसभा को संबोधित करने के बाद एक रोड शो का आयोजन किया। खुले जीप में सवार होकर भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह डाभी ने लोगों का अभिवादन हासिल किया। इस रोड शो में गुजरात के प्रसिद्ध गायक कलाकार जिग्नेश कविराज भी शामिल हुए। पाटन के शिशु मंदिर से शुरू होकर अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए कलेक्टर कार्यालय पर रोड शो पूरा हुआ, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विजय मुहूर्त में भरत सिंह डाभी ने अपना नामांकन दर्ज कराया। इस मौके पर उनके साथ पाटन के प्रभारी जगदीश विश्वकर्मा,
प्रदेश पूर्व महामंत्री केसी पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष दशरथ जी ठाकुर और बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पाटण लोकसभा 3 सीट पर वाजते गाजते મહેસાણા, બનાસકાંઠા, પાટણ ત્રણેય જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓ સાથે, પ્રદેશના નેતાઓ સાથે, સર્વ સંગઠન સાથે આજે ઉમેદવારી પત્ર ભરવામાં આવ્યો। ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે પાર્ટીએ મારી બીજી વખત પસંદગી કરીશ। ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસની રાજનીતિ કરતો કરતો છેલ્લા 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન બરકરાર છે અને છેલ્લી 2 ચૂંટણીઓ લોકસભાની 26 સીટો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કમળનો વિજય થયો છે અને આજે પણ પ્રજામાં, કાર્યકર્તાઓમાં દરેકમાં અનેરો ઉત્સાહ જોઈ હું કહી શકું કે પાટણમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થશે। સાથે સાથે બનાસકાંઠામાં, મહેસાણા અને ગુજરાતની બાકીની 23 સીટો ઉપર પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બનશે। 26 સીટો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કબજો રહેશે। દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય મોદીજીની અધ્યક્ષતામાં જ્યારે ત્રીજી વખત સરકાર બનવા જઈ રહી છે ત્યારે આખા દેશમાં જે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે તેવો જ ઉત્સાહ ગુજરાતની અંદર 26 સીટો પર જોવા મળી રહ્યો છે। અને આજે પાટણ ખાતે અમારે બીજી વખતના ઉમેદવાર એવાના સાંસદ શ્રી ભરતસિંહ ડાભી જ્યારે ફોર્મ ભરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો કેટલો બધો ઉત્સાહ પાટણ જિલ્લામાં લોકોમાં છે। અને મને વિશ્વાસ છે કે જે રીતે મારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ માનનીય મુખ્યમંત્રીજી અને જે રીતે સમગ્ર દેશનો વિકાસ થયો છે આ વખતે ગુજરાતની 26 સીટો એ 5 લાખની લીડનો ટાર્ગેટ લક્ષ્યાંક જે કાર્યકર્તાઓ નક્કી કર્યો છે એ ચોક્કસ વિજયી થશે। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium, 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view, સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Part of the RR global conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel.
your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. यूपीएससी ने आज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें इस बार टॉप 5 रैंक में आने वाले 3 कैंडिडेट्स पहले से ही आईपीएस ऑफिसर हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1016 कैंडिडेट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए चुने गए हैं। 180 आईएएस और 200 आईपीएस अफसर बनेंगे। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। वहीं अनिमेश प्रधान दूसरी और अनन्या रेड्डी को तीसरी रैंक मिली है। कैंडिडेट्स यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल टॉप 5 रैंक में आने वाले 3 कैंडिडेट्स पहले से ही आईपीएस ऑफिसर हैं। रैंक 1 हासिल करने वाले आदित्य श्रीवास्तव, रैंक 4 पीके सिद्धार्थ रामकुमार और रैंक 5 रूहानी हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में आईपीएस ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि सर्विस में रहते हुए किसी आईपीएस ने इस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। इससे पहले 2013 में आईपीएस ऑफिसर गौरव अग्रवाल ने सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। लोकसभा चुनाव के चलते गुजरात के अहमदाबाद पश्चिम से दावेदारी कर रहे भाजपा के प्रत्याशी दिनेश मकवाना ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन बड़ी संख्या में अपने नामांकन दर्ज कराए हैं। इसी क्रम में अहमदाबाद पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे दिनेश मकवाना ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया। सारंगपुर के मध्यस्थ कार्यालय से भरत मकवाना फॉर्म भरने निकले। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को वंदन किया और रैली की शुरुआत की। रैली स्वरूप कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिनेश मकवाना ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आजादी ने इतिहास में आज इलेक्शन पर्व निमित्ते જ્યારે અમદાવાદ પશ્ચિમના ઉમેદવાર તરીકે હું ફોર્મ ભરવા આવ્યો છું ત્યારે આપના માધ્યમથી હું કહેવા માંગીશ કે આ વખતની ચૂંટણીની અંદર ભારત દેશના તમામ નાગરિકોએ આજે ચૂંટણી પહેલા એમણે નક્કી કરી લીધું છે કે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ત્રીજી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનવાની છે। પાર્ટીએ મને મેન્ડેટ આપ્યો છે। આ તબક્કે હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે અમે 1.5 મહિનાથી હું ને શહેર અધ્યક્ષ 7 વિધાનસભાની અંદર 4 વખત પ્રવાસ કર્યો। દરેક વખતે પ્રજાએ એક જ વાત કરી છે કે અબકી બાર
400 પાર. એટલે નરેન્દ્રભાઈના જે વિકાસના કામો છે કોર્પોરેશન, રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની અંદર નરેન્દ્રભાઈ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વિકાસના કામો કર્યા છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ પશ્ચિમના મારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, સંગઠનના હોદ્દેદારો 1.5 મહિનાથી આવી ગરમીની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીને જીતાડવા માટે કામે લાગ્યા છે. આ તબક્કે એટલું ચોક્કસ કહીશ કે જનૂનથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ એ અમદાવાદ પશ્ચિમના મતદારો સુધી પહોંચ્યા છે અને મતદારોનો જે રૂખ છે નરેન્દ્રભાઈના નામ અને નરેન્દ્રભાઈના કામને કારણે અમદાવાદ પશ્ચિમના ઉમેદવાર તરીકે હું જંગી मतों जीतवानो છું. गुजरात के वडोदरा में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर माताजी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. चैत्र नवरात्रि के चलते देश भर में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जा रही है. आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर माताजी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखने को मिली. वाघोड़िया रोड पर मां अंबे का मंदिर है, जहां चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर धार्मिक आयोजन किए गए. यहाँ स्त्री महिला सखी मंडल द्वारा माताजी के भजन और धुन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए माताजी की आराधना की. આનંદના ગરબા ચૈત્ર મહિનામાં, અષાઢ મહિનામાં બધું સારું થાય છે. ચૈત્ર ને અષાઢમાં તો ચૈત્ર ને આશ્રમમાં તો આનંદના ગરબા 10 દિવસ કમ્પ્લીટ હોય છે. મંડળ દ્વારા બધા જ અહીં આવે છે ને બધાય સાથ સારવા. गुजरात के बनासकांठा से कांग्रेस प्रत्याशी गैनीबेन ठाकुर ने जनता के हुजूम के साथ अपना नामांकन दर्ज करा दिया है. गुजरात के बनासकांठा लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी ज्ञानीबेन ठाकुर दावेदारी कर रही हैं. लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने से पहले ज्ञानीबेन ठाकुर ने सैकड़ों लोगों के साथ रैली निकाली. इस मौके पर बलदेवजी ठाकुर और गुलाब सिंह राजपूत समेत के अग्रणी भी मौके पर मौजूद रहे. ज्ञानीबेन ठाकुर की रैली में कई गांव के लोग स्वयंभू उमड़ पड़े, जिससे ज्ञानीबेन ठाकुर काफी भावुक दिखी. गांव-गांव से आए लोग हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर ज्ञानीबेन ठाकुर का समर्थन करते हुए देखने मिले. ट्रैक्टर पर सवार होकर ज्ञानीबेन ठाकुर अपना नामांकन दर्ज कराने कलेक्टर कार्यालय पहुंची और चुनाव अधिकारी को अपना उम्मीदवारी पत्र सौंपा. गुजरात के दाहोद लोकसभा इलाके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जशवंत सिंह भाभोर ने अपना नामांकन दर्ज कराया है. लोकसभा चुनाव 2024 में दावेदारी करने के लिए गुजरात के दाहोद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जशवंत सिंह भाभोर ने अपना नामांकन दर्ज कराया है. दाहोद के कमलम कार्यालय से भाजपा नेताओं के साथ जशवंत सिंह भाभोर अपनी दावेदारी दर्ज कराने दाहोद जिला सेवा सदन पहुंचे. यहाँ चुनाव अधिकारी योगेश निर्गुणे को उन्होंने अपना नामांकन सौंपा है. इस मौके पर जशवंत सिंह भाभोर ने मीडिया से बातचीत में केंद्र के मोदी सरकार का आभार प्रकट किया कि उन्हें तीसरी बार भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने का मौका मिला है. दाहोद लोकसभा सीट के कैंडिडेट के रूप में नामांकन पेश किया है. विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आप सभी को आशीर्वाद के फलस्वरूप आज मुझे लगातार तीसरी बार दाहोद लोकसभा सीट के नामांकन पत्र भरने का अवसर प्राप्त हुआ है. मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब का बहुत आभारी हूँ. दाहोद को दिव्य भव्य करने के लिए दाहोद में कई सालों के बाद इस 10 साल का अमृत काल है. मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि दाहोद में 41,000 करोड़ से अधिक की राशि का खर्च किया है. एजुकेशन है, सिंचाई का पानी है, पीने का पानी है, ये सबके लिए माननीय मोदी जी का आशीर्वाद रहा है. दाहोद परेल है, रेलवे है, ये सबके लिए माननीय मोदी जी ने 10 साल में बहुत आशीर्वाद दिया है और अगले 5 साल में भी हम दाहोद को आगे ले जाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करेंगे. गुजरात के वडोदरा के मकरपुरा में कार के शोरूम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला. वडोदरा के मकरपुरा में मारुति का कटारिया शोरूम है, जहां तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और काला धुआं शोरूम से बाहर निकलने लगा. घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.
लेकिन दुर्घटना की वजह से शोरूम मालिक को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। આ સવારે મોર્નિંગમાં 5 વાગે મકરપુરા વિસ્તારમાં કટારિયા શોરૂમ છે મારુતિનો. આ કટારિયા શોરૂમમાં ભયાનક આગ લાગી હતી. તરત જ જીઆઈડીસી ફાયર સ્ટેશનથી કર્મચારીઓ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા છે. આગ બુઝાવવાની પ્રક્રિયા હાલમાં હજી પણ ચાલુ છે. આગ જે છે ટોપ ફ્લોર પર છે, ત્રીજા માળે, અને એક ફર્સ્ટ ફ્લોર પર છે, જેમાં અલગ અલગ જગ્યાએથી ફાયર બ્રિગેડના कर्मचारीઓ બિલ્ડિંગમાં ઘૂસી ગયા છે અને આગ બુઝાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. गुजरात के वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। इसी के तहत शांति कमेटी की बैठक का आयोजन भी किया गया। कल 17 अप्रैल को रामनवमी के चलते वडोदरा शहर में जगह जगह से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस दौरान कौमी एकता, भाईचारा और कानून व्यवस्था बनी रहे, इस आशय के साथ वडोदरा के सिटी पुलिस स्टेशन में 5 पुलिस थाने के अग्रणियों के साथ शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा संपन्न कराने पर जोर दिया गया। આજે સિટી પોલીસ સ્ટેશનના અંદર આવનારા તહેવાર રામનવમીના દિવસે જે જુલુસ નીકળવાનો છે એ જુલુસ બાબતસર અહીંયા સિટી પોલીસ સ્ટેશનના અંદર મીટિંગ રાખવામાં આવી છે. મીટિંગ રાખવાનું કારણ છે શાંતિથી અને સારી રીતે તહેવાર પસાર થાય માટે ઝોન 4 અને અહીંયાના પીઆઈ શ્રીઓ અને એસીપી સાહેબો હાજર હતા અને અહીંયા જેટલા ભાઈઓ આવે, દરેક સમાજના ભાઈઓ આવેલા, એ બધા ભાઈઓએ ખભેથી ખભા મેળવીને આ તહેવાર મનાવીશું એનું વચન લીધું છે. આગામી 17 તારીખે રામનવમી છે અને ત્યારબાદ 23 તારીખે હનુમાન જયંતિ છે. બંને દિવસોએ રેલી અને જુલુસ નીકળનાર છે. એ અનુસંધાને આજે સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સિટી પોલીસ ઝોન 4 સમાવેશ સિટી પોલીસ સ્ટેશન, બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન, વારસિયા પોલીસ સ્ટેશન, કુંભરવાડા અને કારેલીબાગ 5 પોલીસ સ્ટેશનના એફઓપી શાંતિ સમિતિના સભ્યો આયોજકો સાથે આજે મીટિંગનું આયોજન કરેલું હતું. બંને દિવસે રેલીમાં શું તકેદારી રાખવાની છે, ડીજે બાબતે શું સૂચના છે અને શું એ લોકોએ ફોલો કરવાનું છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવામાં આવેલી હતી. સાથોસાથ અમારા બંદોબસ્ત કેવી રીતે રાખવાનો છે એની પણ અમે સૂચના આપી. સોશિયલ મીડિયા પર સંયમ રાખવા માટેની સૂચના આપવામાં આવેલી. સોશિયલ મીડિયા પર અમારો વોચ છે એની પણ અમે જાણકારી આપી અને જ્યારે ચૂંટણીની આચારસંહિતા અમલમાં છે ત્યારે એની પણ પાલન કરવા માટેની સૂચના આપવામાં આવેલી. આ બંદોબસ્ત જે આવનાર છે એમાં અમે લોકોએ ડીપ પોઈન્ટ, ધાબા પોઈન્ટ તેમજ મૂવિંગ બંદોબસ્ત છે, એસઆરપી અને બહારથી ફોર્સ આવનાર છે એનો પણ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવેલો છે. ધાબા પર અમે લોકોએ જે પોઈન્ટ મૂકેલા છે એમાં કોઈ તત્વ એવું કોઈ તત્વ અમને દેખાઈ આવે તો તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીશું અને બાયનોક્યુલર સાથે અમે ધાબા પર માણસોને રાખેલા છે. સાથોસાથ ડ્રોનથી પણ અમે નજર રાખવાના છીએ. આ રીતે બંદોબસ્તનું આયોજન કરેલું છે અને શાંતિપૂર્ણ રીતે આ તહેવાર પૂરો થાય એ માટે અમે તૈયાર છીએ. रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान वडोदरा के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर की गई है। एआईएमआईएम द्वारा शोभा यात्रा में चुस्त सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करने की भी मांग की गई है ताकि वडोदरा शहर में शांति और भाईचारा बना रहे। આજે અમે ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન વડોદરા તરફથી વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનરને એક આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. કાલે 17 એપ્રિલ 2024ના રોજ રામનવમીનો તહેવાર છે. આપ બધા જાણો છો કે રામનવમીનો તહેવાર વડોદરા શહેરમાં ધામધૂમપૂર્વક ઉજવાય છે, હર્ષોલ્લાસપૂર્વક સાથે ઉજવાય છે અને આ નિમિત્તે વડોદરા શહેરમાં રેલીઓ અને જે સરઘસોનું આયોજન થતું હોય છે, ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન થતું હોય છે. આ યાત્રાઓમાં અને શોભાયાત્રાઓમાં વડોદરા શહેરની જનતા મોટા પ્રમાણમાં જોડાતી હોય છે અને પોતાની રીતે તહેવાર મનાવતી હોય છે. હવે જે ગયા વર્ષે રામનવમીના નિમિત્તે વડોદરાના જે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં કોમી તોફાનો થયા હતા અને વડોદરા શહેરની શાંતિ સુરક્ષા જોખમાઈ હતી, વડોદરા શહેરના લોકોની જાનમાલનું નુકસાન થયું હતું. એટલે આ પ્રકારની ઘટનાઓ ફરી ના બને તે માટે અમે આજે વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનરને એક આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. गुजरात के सभी शहरों में अब क्षत्रिय समाज का विरोध तेजी पकड़ रहा है। गुजरात के राजकोट के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजकोट के प्रत्याशी के रूप में उन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में गुजरात की अलग अलग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं
और कार्यकर्ताओं को क्षत्रिय समाज के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही भावनगर में देखा गया, जहां भाजपा प्रत्याशी नीमूबेन बामभनिया की सभा में पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध किया गया। क्षत्रिय युवाओं ने काले कपड़े पहनकर काले झंडे दिखाकर भाजपा प्रत्याशी का विरोध किया। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्पीच चल रही है, वहीं दूसरी ओर हंगामे के चलते यहां माहौल काफी गर्मा गया। एप्रिल એટલે આજનો દિવસ ક્ષત્રિય સમાજના એક યુવાન તરીકે હું આજના દિવસને બ્લેક ડે ગણીશ, કારણ કે જે વ્યક્તિએ માતાઓ અને દીકરી બાઓ માટે જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી ક્ષત્રિય સમાજની અને ક્ષત્રિય સમાજની અસ્મિતાને જેને લાંછન લગાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એવા પરસોત્તમ રૂપાલા આજે રાજકોટ ખાતે પોતાનું ફોર્મ ભરવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે હું ગુજરાતના સમગ્ર રાજપૂત સમાજને એક વાત કહેવા માંગુ છું કે આજના દિવસને હું પોતે વ્યક્તિગત રીતે કાળો દિવસ તરીકે મનાવવાનો છું અને આપ સૌને પણ વિનંતી કરું છું કે આજના દિવસને કાળા દિવસ તરીકે ઉજવે। જે સમાજે જે ક્ષત્રિયોએ પોતાના રાજાઓએ રજવાડાઓ દાનમાં આપ્યા, એ માત્ર એક પક્ષ પાસે એક વ્યક્તિની ખાલી ટિકિટ કાપવાની માંગણી કરતી હોય ત્યારે જો એ પક્ષ સામે જીદ લઈને બેઠું હોય તો અમે પણ રાજપૂત છીએ, અમારી જીદ કાયમી માટે અલગ જ હોય અને અમારી પણ જીત છે કે અમે કોઈ પણ સંજોગોમાં છેલ્લે અમારે સમગ્ર દેશની અંદર कमल का फूल हमारी भूलनो स्लोगन आपीने જ અમે જમશું। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को भुज से गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिमी कच्छ क्राइम ब्रांच को ये कामयाबी मिली है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही शूटर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। आरोपों के मुताबिक विक्की और सागर की बाइक से रविवार को तड़के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे और फायरिंग को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि दोनों फायरिंग करने के बाद मुंबई से चले गए थे और दर्शन के लिए कच्छ में माता के मंदिर आए थे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में ही कैद है। गिरफ्तार किए गए दोनों शूटरों का बिहार कनेक्शन सामने आया है। दोनों शूटर बिहार के पश्चिमी चंपारण के नरकटिया तहसील के मसही गांव के रहने वाले हैं। रविवार सुबह हमलावर मुंबई में सलमान के घर के बाहर हवा में 3 गोलियां चलाकर दोनों गुजरात भाग आए थे। आरोपियों को कच्छ के माता के मड़ इलाके से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। बॉम्बे के अंदर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के नजदीक जो फायरिंग का हादसा हुआ, उसके सिलसिले में बॉम्बे पुलिस तहकीकात में थी। उसको पता चला कि ये आरोपी अभी गुजरात के कच्छ में जा रहे हैं। उसके मुताबिक कच्छ पुलिस का संपर्क बॉम्बे पुलिस ने किया। इस सिलसिले में हमारे आईजीपी श्री चिराग कोटड़िया साहब और ये पश्चिम कच्छ के डीआईजीपी श्री महेंद्र बगड़े साहब ने इस बाबत को बहुत ही सीरियस मैटर थी। ये दोनों साहब ने अलग अलग टीम की रचनाएं की और कोई भी संजोगों के मुताबिक इसको कहीं से भी ढूंढना है तो ये एलसीबी टीम को ये आदेश दिया गया कि ये आरोपी कच्छ में आए। ह्यूमन रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस रिसोर्सेज का बहुत ही इसमें महत्व योगदान है। पूरी रात की मेहनत के दौरान ये आरोपी हमारी कच्छ की पुलिस हस्तगत किया है। बॉम्बे पुलिस का सतत संपर्क है, उसका सतत मार्गदर्शन भी है और हमारे उच्च अधिकारियों के पूरी रात की मेहनत के सिलसिले में ये हम आरोपी तक पहुंचे, जो बहुत ही गंभीर बनाव है। ये पुलिस पे भी अटैक होने का शक्यता
थी, फिर भी पूरी सावचेती रखकर ये कार्यवाही पूर्ण की है और कोई भी अनिच्छनीय बनाव न बने वो भी पूरी उसमें तकेदारी की गई है। और ये आरोपी हमारी पुलिस ने हस्तगत किया है, बॉम्बे पुलिस को हैंडओवर किया है। उसकी पूछताछ में ये दोनों युवान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिले हुए की शक्यता भी है और ये बॉम्बे में फनवेल होटल में रुके हुए थे, उसने वहां पे रेकी की, फिर ये फायरिंग का बना हुआ है। गुजरात की साबरकांठा लोकसभा बैठक से भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दर्ज कराया है। साबरकांठा लोकसभा बैठक से शोभना बारिया उम्मीदवारी कर रही हैं। लगातार विरोध के बीच शोभना बारिया ने अपना नामांकन दर्ज कराया। नामांकन दर्ज करने से पहले उन्होंने यात्रा धाम शामलाजी में भगवान शामलिया के दर्शन किए। इस मौके पर राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार भी उपस्थित रहे। शामलाजी मंदिर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन रणवीर सिंह ने उनका स्वागत किया। उसके बाद हिम्मतनगर के वैशाली ग्राउंड से शोभना बारिया ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ बड़े से सभा मंडप में सभा आयोजित तो की गई, लेकिन सभा स्थल पर कुर्सियां खाली देखने को मिली। शोभना बारिया का पिछले कई दिनों से भिखाजी ठाकुर के समर्थक विरोध कर रहे हैं। इस बीच यहाँ खाली कुर्सियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के आक्रोश को साफ साफ बयां कर रही थी, लेकिन विरोध के बावजूद साबरकांठा बैठक से शोभना बारिया ने जिला कलेक्टर में अपनी दावेदारी दर्ज करा दी है। इस मौके पर सांसद दीप सिंह राठौर, रमनलाल वोरा, वीडी झाला और भीखाजी ठाकुर भी उपस्थित रहे। આગામી 7મી મેના રોજ લોકસભાની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે, ત્યારે આજે 16/4/24ના રોજ હું શોભનાબેન મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા ફોર્મ ભરવા જઈ રહી છું, મારું નામાંકન દાખલ કરવા જઈ રહી છું। તો સૌ અમારી જનતા, અમારા મતદારો અને મારા સંગઠનના હોદ્દેદારો અને તમામ ધારાસભ્યો મારી સાથે રહીને મને આશીર્વચન આપે અને મારા સાથે મારા નામાંકનમાં જોડાય એવી હું સૌને અપીલ કરું છું। સૌની પાસે એવી આશા રાખું છું કે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સૌ મોદી પરિવાર અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા જિલ્લાનો મોદી પરિવાર મારી સાથે રહે અને મને આશીર્વાદ આપે। ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા હાઈકમાન્ડ ને જે સાબરકાંઠા લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે શોભનાબેન બારૈયાની પસંદગી થઈ છે, ત્યારે આજ રોજ તેઓ શ્રી ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરીને ભગવાન શામળિયા આશીર્વાદ લઈને પોતાનું નામાંકન ભરવા જઈ રહ્યા છે। અમે બધા સૌ એમની સાથે છીએ અને આ વખતે અમારા સીઆર પાર્ટી જે અમને લક્ષ્ય આપ્યું છે પાર્ટી પ્રમુખનું કે 5 લાખની લીડથી આ સીટ જીતવાની છે, તો મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે 5 લાખથી ઉપરની લીડથી અમે જીતીશું। वहीं साबरकांठा से कांग्रेस प्रत्याशी तुषार चौधरी ने भी बड़ी रैली के साथ अपना नामांकन दर्ज कराया है। तुषार चौधरी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हिम्मतनगर में रैली निकाली और अपना पर्चा कलेक्टर कार्यालय में भरा है। इस मौके पर बनासकांठा लोकसभा की प्रत्याशी ज्ञानीबेन ठाकुर समेत के कांग्रेस के नेता शामिल हुए। 2 किलोमीटर लंबी रैली में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। वहीं साबरकांठा सीट से बीजेड ग्रुप के सीईओ भूपेंद्र सिंह झाला भी निर्दलीय नामांकन दर्ज करवाएंगे। अपना साथ અને સહકારથી 5 સાબરકાંઠા અરવલ્લી લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકન ફોર્મ ભરવા જઈ રહ્યો છું। તો આપ સૌ ભાઈઓ બહેનો વાલીઓ આપ સૌને હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવું છું અને વિનંતી કરું છું કે આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં ગ્રોમર કેમ્પસ ખાતે 18 એપ્રિલ 9:30 વાગે ઉપસ્થિત રહો અને ત્યાંથી કલેક્ટર કચેરી ખાતે આપણે બહુ સાથે બધા સાથે મળીને નામાંકન ફોર્મ ભરીશું। તો આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં આવો એવી હું તમને બધાને अपील करूं छू। गुजरात के सूरत में भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। वहीं वलसाड़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा है। गुजरात में आज का दिन नामांकन दर्ज कराने का रहा। ज्यादातर बैठकों पर प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भर दिए हैं। सूरत लोकसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से
मुकेश दलाल दावेदारी कर रहे हैं। आज विजय मुहूर्त में भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्थकों की उपस्थिति में उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया। उम्मीदवारी पत्र भरने से पहले उन्होंने अपने निवास स्थान पर पूजा की और बिना धूमधाम के चंद नेताओं के साथ उन्होंने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। मैं भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, जेपी नड्डा साहब, अमित भाई शाह साहब, हमारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का आभारी हूँ कि मेरे पे विश्वास रखा और अभी मेरी कोशिश रही कि इन्होंने जो विश्वास रखा है वो विश्वास को मैं पूरी पूर्ण करने में कामयाब होगा, ये मेरा विश्वास है। गुजरात के वलसाड़ की सीट से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अनंत पटेल को टिकट दिया गया है। अनंत पटेल ने आज अपने समर्थकों और पार्टी के नेताओं के साथ नामांकन दर्ज कराया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। अनंत पटेल ने समर्थकों के हुजूम के साथ अपना नामांकन भरा है। इस मौके पर लड़ेंगे और जीतेंगे के नारों से पूरी सभा गूंज उठी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रही सोनल पटेल ने भी अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। गांधीनगर लोकसभा बैठक से कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोनल पटेल को मैदान में उतारा है। सोनल पटेल ने आज 12:39 के विजय मुहूर्त में गांधीनगर के कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन दर्ज कराया। इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के अग्रणियों और कार्यकर्ताओं के साथ साथ इंडिया गठबंधन के साथी पक्ष के कार्यकर्ता और अग्रणी शामिल हुए। गांधीनगर लोकसभा बैठक से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रही सोनल पटेल पेशे से आर्किटेक्ट हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सन 1987 से राजनीति में सक्रिय सोनल पटेल गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 10 लाख की लीड से जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं सोनल पटेल भी अमित शाह को टक्कर देने के मूड में है। आज उम्मीदवारी पत्र भर्યું મારી સાથે જે વિધાનસભા સાથે છે એના તમામ ઉમેદવારો, જિલ્લા પ્રમુખો, ગાંધીનગર જિલ્લાના પ્રમુખ, શહેર પ્રમુખ, અમદાવાદ જિલ્લાના પ્રમુખ અને તમામ આગેવાનો, ભાઈઓ બહેનો સબ અમારી સાથે છે અને અહીં આગળ અમને ચોક્કસ ખાતરી છે કે ગાંધીનગરની જનતા આ વખતે પરિવર્તન ઈચ્છે છે અને અમને કોંગ્રેસે સપોર્ટ કરશે અને વિજયી બનાવશે એવી આશા રાખીએ છીએ। મતદારોને ખાસ અપીલ છે કે આ વખતે પરિવર્તનનો જે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે તેમાં આપ સહભાગી બનો। કોઈપણ વાતથી ડર્યા વગર, કોઈપણ જાતની ચિંતા કર્યા વગર આપ વોટ આપવા નીકળજો અને કોંગ્રેસને વિજયી બનાવજો। गुजरात के वडोदरा की वाघोडिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा नामांकन दर्ज करवाया गया। वडोदरा की वाघोडिया विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने कनु गोहिल को मैदान में उतारा है। आज कनु गोहिल ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दर्ज करा दिया है। इस मौके पर वाघोडिया विधानसभा में रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के नेता अमीर रावत, नरेंद्र रावत, वडोदरा लोकसभा के प्रत्याशी जशपाल सिंह पड़ियार समेत के कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रही। 136 वाघोडिया विधानसभाમાંથી गुजरात कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस समितिए મને પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો મોકો મળ્યો છે, આપ્યો છે। એ બદલ હું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું। માન્ય શક્તિભાઈ સાહેબ, માન્ય અમિતભાઈ સાહેબ, માન્ય પૂરી ગુજરાત અને પ્રદેશ સમિતિની નેતાગીરીને હું આભારી છું। વડોદરા તાલુકાના વાઘોડિયા તાલુકાના અનેક પ્રશ્નો વણઉકેલા વર્ષોથી પડ્યા છે। વાઘોડિયા તાલુકામાં ગટરના પ્રશ્નો અનેક પડ્યા છે, પીવાના પાણીના પ્રશ્નો પડ્યા છે, ખેતી માટે પાણી નથી, બેરોજગારો બેરોજગારો વધી ગયા છે, સ્થાનિક લોકોને રોજગારી મળતી નહીં। વડોદરા તાલુકામાં પણ સ્થાનિક લોકોને રોજગારીનો પ્રશ્ન ઘણા સમયથી પડ્યો છે। પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન પૂરી વાઘોડિયા વિધાનસભામાં છે। એટલે જે અમને એક સ્થાનિકને ઉમેદવારી કરવાની તક મળી છે, એટલે લોકોના જંગી સહકાર અને જે ઉમળકાથી અમે જંગી બહુમતીથી જીતીશું એવી અમને આશા છે।
આજે ઉમેદવારી પત્ર વાઘોડિયા વિધાનસભાના અમારા માનનીય કનુભાઈ ગોહિલ કે જેમને પાર્ટી તરફથી વિધાનસભા માટેની પસંદગી કરવામાં આવી છે એમનું કનુભાઈ ગોહિલનું આજે ઉમેદવારી પત્ર ભરવા માટે અહીંયા વાઘોડિયા સેવા સદન ખાતે સૌ આગેવાનો કાર્યકરો સાથે અહીંયા આવ્યા છે। જેવી રીતે રેલી લઈને અમે નીકળ્યા છે વાઘોડિયાના બજારમાંથી ને તો તમામ લોકોને અભિવાદન જે રીતે કરવામાં આવ્યું લોકોનું સામે પણ ખૂબ સારું પ્રતિસાદ લોકોનો પણ મળ્યો છે। એટલે જે રીતે એક વર્ષની અંદર જ વાઘોડિયા વિધાનસભામાં ના લોકોના આંખને ફરીથી વિધાનસભાના સભ્ય ચૂંટવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે। એટલે આ વખતે વાઘોડિયાની જનતા ખૂબ સમજુ જનતા છે। જે રીતે એક વર્ષનો લાંબો અનુભવ પણ રહ્યો હશે એટલે એ અનુભવના આધારે પણ ચોક્કસપણે આ વખતે ફરીથી વાઘોડિયાની જનતા જ્યારે मतदान કરવા જઈ રહી છે તો એ જોઈ વિચારીને मतदान કરશે ને कांग्रेस પાર્ટીની जीत આ વખતે નિશ્ચિત છે। उत्तर प्रदेश के आगरा में बसपा की प्रत्याशी पूजा अमरोही और रामनिवास शर्मा ने जीत का दावा करते हुए नामांकन दर्ज करवाया। आगरा लोकसभा सीट से बसपा की ओर से पूजा अमरोही और फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा दावेदारी कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार से जुड़े पूजा अमरोही और रामनिवास शर्मा ने आज अपना नामांकन दर्ज करवाया। इस दौरान उनके साथ बसपा के नेता और समर्थकों का जमावड़ा देखा गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं और विचारधारा पर बसपा प्रत्याशियों ने जमकर प्रहार किया। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा वोट बैंक है, जिसका सीधा फायदा पूजा अमरोही को होगा। वहीं फतेहपुर सीकरी में दिग्गजों के बीच टकराव साफ दिखाई दे रही है। बैराज की कहा गया था, अभी तक कोई बैराज नहीं थे। हम में बैराज के लिए कोशिश करेंगे, लेके आएंगे बैराज को। पूरा हमारा प्रयास यही है कि हम बैराज लेकर आए। और कहा जा रहा था पर्यटन क्षेत्र बनाया जाएगा, नगरी बनाया जाएगा, कहीं पर्यटन क्षेत्र नहीं है। दुनिया का 7वां अजूबा हमारे भारत की शान ताजमहल है आगरा में, तो हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है। एयरपोर्ट है पर नाम के लिए एयरपोर्ट है, कोई फ्लाइट्स नहीं है। हम चाहेंगे जनता की समस्या है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम पे बेरोजगारी और महंगाई। घर में हर परिवार हर घर त्रस्त है और युवाओं की समस्या हमारे युवा सबसे ज्यादा है हमारे देश में, और लेकिन युवाओं के पास रोजगार नहीं है। नहीं, सबसे प्राथमिकता तो कानून व्यवस्था रहेगी। कानून व्यवस्था बड़ी खराब होगी क्षेत्र के अंदर। अब देखिए हाईवे घेरे जा रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, जमीन माफिया पैदा हुए, फर्जी नामों से बेनाम करा रहे हैं, किसी की जमीन किसी के नाम करा रहे हैं। और सब में अखबारों में लिखा कौन, उसमें तो ये भी लिख दिया कि एक सांसद लिप्त है। अब छिपा हो सकता है सांसद कौन लिप्त हो, एक ही सांसद है यहाँ पर। तो ये सब उनके धंधे भी उल्टे सीधे हैं। मैं चुनाव जीते ही सबसे पहले जनता को ऐसे दूंगा कि सुख से चोन से रह सके, चौराहे पर निकल सके। गुजरात के सूरत की डोनेट लाइफ संस्था द्वारा वीनस हॉस्पिटल से एक और ऑर्गन डोनेशन कराकर जरूरतमंदों को नई जिंदगी दी गई है। गुजरात के सूरत में रहने वाले किरण कुमार वेकरिया का पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था और इलाज के दौरान विनय हॉस्पिटल में उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। अस्पताल के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर वीरेन पटेल ने डोनेट लाइफ के स्थापक नीलेश मंडलेवाला का संपर्क कर ऑर्गन डोनेशन की जानकारी दी, जिसके बाद डोनेट लाइफ की टीम ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ऑर्गन डोनेशन का महत्व और प्रक्रिया समझाई। परिवार ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूक था और उन्होंने मृतक के महत्तम अंगों का दान करने की इच्छा जताई, जिसके बाद मृतक किरण कुमार का लीवर सूरत के किरण हॉस्पिटल को, 2 किडनी अहमदाबाद के सिम्स और स्टर्लिंग हॉस्पिटल को आवंटित की गई है, जबकि उनकी आंखें लोक दृष्टि चक्षु बैंक को दी गई। 46 वर्षीय किरण वेकरिया के अंगों का दान कर कई लोगों को नई जिंदगी दी गई है और अन्य लोगों को भी ऑर्गन डोनेशन की प्रेरणा दी गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को चुनौती देने वाले रामेश्वर चौधरी ने निर्दलीय नामांकन दर्ज करा दिया है।
फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर घमासान जारी है। यहां बीजेपी विधायक बाबूलाल ने अपने बेटे का निर्दलीय पर्चा भरवाकर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चाहर का समर्थन नहीं करेंगे। उसे हराने के लिए वे अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। बीजेपी विधायक बाबूलाल उम्मीदवार की घोषणा के बाद से लगातार सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि अब वे जाट समुदाय की लगभग 3 पंचायतें कर चुके हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट जाट लैंड कही जाती है। जाट वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। बीजेपी विधायक के विरोध में आने के बाद चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक उनके के बीच में जमुना नदी में बनना कि नहीं बनना का पता उन्हें बड़ी दिक्कतें होती अमेरिका में बहुत तू एक लेटर दिखा रहा है और जो जमाने के वे लगे तो सांसद जी ने मैं सांसद था अगर मेरे की नजर चुनाव कर एमएलए का लड़ लो या एमपी का लड़ लो कोई मुसलमानता लगा देगा और कोई जलागिरी होती है। नेतागिरी तपस्या है। सांसद विधायक आप लोगों ने निर्दलीय बनाया। चौधरी बाबूलाल ने इस पर कहा कि रामेश्वर चौधरी जनता का कैंडिडेट है। स्थानीय जनता बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं चाहती है। उन्होंने बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात करके कैंडिडेट को बदलने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट बदल दे तो उनका बेटा रामेश्वर चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का सिंबल मिलने के बाद भी अपना उम्मीदवार बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के एमएलए हैं। रामेश्वर चुनाव जीतकर बीजेपी में शामिल होगा। देखिए, जनता जनार्दन का अप्यार प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और उसी के बलबूते ये चुनाव 2024 का चुनाव तय होगा। जिस तरीके से 2019 में राजकुमार जी को जनता ने भारी जन समर्थन और प्यार आशीर्वाद दिया था, वो प्यार आशीर्वाद इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी के साथ है। जो 5 साल के उनके काम हैं उनको जनता तौलने का काम कर रही है। 5 साल में वो जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, जनता के विकास कार्यों में शामिल नहीं हुए और तो और जनता के फ़ोन उठाने में भी उनका हाथ बहुत तंग रहा, जनता के फ़ोन तक नहीं उठाए। तो ऐसी स्थिति में जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद क्यों दे? जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही जिस तरह भगवान राम की खड़ाऊँ लेकर भरत जी ने राज किया था, उसी तरीके पंचायत की खड़ाऊँ लेकर मैं दरवाजे दरवाजे घर घर जाकर आप वोट रूपी आशीर्वाद जनता से प्राप्त करने का काम कर रहा हूं और उसी पंचायत के फैसले से जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे रही है। नहीं, संगठन अपना काम करेगा। हम पंचायत के फैसले के साथ हैं और पंचायत के फैसले को सिर पर रख के जनता जनार्दन से वोट लेने का काम कर रहे हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।